So in our last lecture, we were discussing about the analog signal processing and what are the limitations of analog signal processing and why we are using the uh, digital signal processing or digital system instead of analog signal processing, and what are the different applications where DSP is used nowadays. And so we continue our discussion regarding the application of DSP. लास्ट लेक्चर में हमने ये एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम यहाँ पर एक हमारे पास एक ECG आपके पास है, मशीन है, और उस if you want to avoid the interference of the voltage source which is coming in the supply, that is जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 220 और 50 हर्ट्स होता है, तो अगर 50 हर्ट्स की इंटरफेरेंस है और अगर हम फॉरेन की बात करते तो वहाँ पर 60 हर्ट्स की इंटरफेरेंस होती है। तो इस इंटरफेरेंस को ओवरकम करने के लिए वी आर हैविंग अ notch filter which is a digital notch filter. So here digital signal processing is used to avoid this interference. के बाद हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने जो है किसी भी फिल्टर को अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम डोमेन, अगर टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी आउटपुट को हम देखना चाह रहे हैं, तो जिसे हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रल एनालिसिस। सो स्पेक्ट्रल एनालिसिस का हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये सिग्नल है तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा। ठीक है, ये हमने सिग्नल सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो दीज आर द डायग्राम विच इंडिकेट द, जिस तरह यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस डायग्राम में हम आपके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। तो ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके पास ये क्या है, 1 किलो एंड 3 किलो हर्ट्ज। अब हम एप्लीकेशंस को थोड़ा सा और आगे जो है डिस्कस करते हैं कि इसकी और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं वेयर वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एज डिस्कस हेयर। आवाज़ मेरी सही आ रही? ये सर आवाज सही आ रही है। ओके, तो अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो बेसिकली नॉइज़ रिडक्शन है। जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ थ्रू माइक्रोफोन, तो इसमें भी नॉइज़ रिडक्शन हो रही है। आपके पास जो सराउंडिंग की जो नॉइज़ है वो जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी मिनिमम आ रही है। जिस तरह आप स्क्रीन को ब्लर कर रहे होते हैं तो वो भी एक किस्म की फिल्टरिंग है इन टर्म्स ऑफ इमेज। स्पीच रिकग्निशन का आप सबको पता है कि व्हाट इज़ स्पीच रिकग्निशन, कि आपके पास डिफरेंट जो है आपके पास आप जो चीज़ बोल रहे हैं वही चीज़ आपके पास राइट डाउन हो रही है और उसको आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको आप यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम्स फॉर ब्लाइंड होता है। तो एक्चुअली हम डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम DSP को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक डायग्राम हमने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास ये एक नॉइज़ी सिग्नल है तो बाय विद द हेल्प ऑफ DSP हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्मूथ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में अगर हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन में भी आप डेफिनेटली जब आप मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल कम्युनिकेशन में भी आपके पास DSP यूज़ हो रहा है इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली ट्रांसमिट द सिग्नल। सो टेलीफोनीस में आ गया encoding and decoding information to optimize the transmission channel. टारगेट डिटेक्शन, जिस तरह हम रेडार और सोनार की बात कर रहे हैं, तो wherever signal is there you can easily implement the digital signal processing for efficient synthesis and analysis. तो अगर पूछा जाए ना कि DSP बेसिकली होता क्या है, तो हम उसको एक लाइन में ये कह सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज एनालिसिस?
सिग्नल की जांच पड़ताल करना। जिस तरह हमने सिग्नल एंड सिस्टम में एक पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज किया था, तो पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करने के लिए हमने फोरियर सीरीज इम्प्लीमेंट की थी, और अगर वही अपीरियोडिक सिग्नल था तो हमने उसी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंट की थी। उससे हमें क्या चीज़ निकल रही थी, उसको हमने एनालाइज किया, उसके कौन कौन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। तो दिस इज बेसिकली एनालिसिस। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि आप उसको दोबारा सम अप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो डेफिनेटली जब आपने उसको एनालाइज किया, आपको पता चल गया कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड हैं या मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके हिसाब से आपने उसका फ़िल्टर डिज़ाइन किया या कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन की, एंड आफ्टर डिज़ाइनिंग दैट एल्गोरिथम यू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो that is what analysis and synthesis. क्लियर? सर ये रिपीट तो करिएगा थोड़ा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम डीएसपी को वन लाइन में डिफाइन करें ना, तो इट इज़ बेसिकली एनालिसिस सिंथेसिस ऑफ अ सिग्नल अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। अब आपने एक सिग्नल को, जब तक आप उस सिग्नल को एनालाइज नहीं करेंगे कि उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए, तो आपने वो वाले फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे या वो वाले एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, एंड आफ्टर डिज़ाइनिंग दिस एल्गोरिथम you can easily get the desired output। ठीक है ना? तो हम ये सारा जो काम कर रहे होते हैं, अगर हम यही से काम एनालॉग एनवायरनमेंट में करते हैं, देन वी कॉल इट एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, एंड इफ वी आर डूइंग इट इन द डिजिटल एनवायरनमेंट वी कॉल इट अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर किया था, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपने एक्चुअली सिग्नल को, जो अपीरियोडिक सिग्नल है, उसको आपने एनालाइज किया था, आपने उस सिग्नल को ब्रेकअप किया था और उसके इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपने ऑब्जर्व किए थे, यही काम किया था ना? जी सर। दिस इज एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल। अब सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि इसका सिंथेसिस क्या होगा, इसका सिंथेसिस क्या होगा? सम अप जो होगा वैल्यूज उनके। जी, अगर मैं उसी सिग्नल का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, देन इट विल बी इट्स सिंथेसिस। जब मैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, उस सिग्नल को दोबारा मैं सम अप कर रहा हूँ, तो दैट इज बेसिकली अ सिंथेसिस। जी सर। क्लियर? इस तरह आप एक सिग्नल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो डिफरेंशिएट मीन एनालिसिस एंड इंटीग्रेट मीन सिंथेसिस। क्लियर? यस सर क्लियर। अब जिस तरह यही इमेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल आ गई, अब इमेज प्रोसेसिंग में जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन की मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम बार बार इसको यूज़ कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं कि आपकी जो फेस है, आप उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो डेफिनेटली वो पहले तो आपकी एक्चुअल इमेज को एनालाइज करेगा ना। अब उस एनालिसिस के बाद देन इट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम डिपेंडिंग अपॉन दैट फिल्टर, and after implementing the algorithm on that image, you will get the desired output। जिस तरह आप इमेज का कलर एनहांस करना चाह रहे हैं या उस इमेज को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो दीज आर ऑल दी बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द डीएसपी। क्लियर? यस सर। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने, जिसमें हम यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट डिफरेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। आपने जो है इस तरह कैरो के आपने नाम सुना होगा, कैरो के हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट इसमें आपने जो आपके जो सॉन्ग्स के साथ जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो आपके पास आ रहे होते हैं, तो उस इफ़ेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डीएसपी यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टीमीडिया में जो भी आप वर्चुअल चीज़ें देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आपके पास इसकी एप्लीकेशन आ रही है। जैसे डिजिटल टीवी है, फिर एचडी टीवी आपके पास आ रहा है, या डीटीएच जिसे कहा जाता है। डीटीएच का है आइडिया? व्हाट इज डीटीएच? डीटीएच मीन्स डायरेक्ट टू होम सर्विस जो है,
यहाँ पाकिस्तान में तो काफ़ी कम है, लेकिन फॉरेन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास कोई केबल कनेक्शन नहीं होता है, सिंपली डायरेक्ट जो है आप सब्सक्रिप्शन करते हैं और आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स वो आ जाते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं डीएसपी मशीन लर्निंग में कैसे यूज़ होती है। तो मशीन लर्निंग का आइडिया है आप लोगों को? कुछ पढ़ा है इसके बारे में? कोर्स में अगर आप पूछ रहे हैं तो नहीं, हाँ बाकी थोड़ी बहुत नो हाउ है इसकी। जनरली एक आइडिया तो होगा ना, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, हर जगह पर इसका नाम आ रहा होता है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज। जी बिल्कुल सर। तो क्या आइडिया है, मतलब अगर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की? तो मशीन लर्निंग इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑटोमेटेड व्हीकल का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो ऑटोमेटेड व्हीकल जो हमारे पास चलते हैं रोड के ऊपर, तो उनको ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि वाइट स्ट्रिप जो रोड के ऊपर होती हैं, तो उनके मुताबिक उसको चलना होता है। तो एक बार अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे अगर किसी गाड़ी में कोई रॉन्ग टर्न आ गया या किसी में लग गई, तो वो नॉलेज अपने पास सेव कर लेता है और दोबारा उसको रिपीट नहीं करता। तो ये जो प्रोसेस सारा होता है इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। गुड, गुड। एक्चुअली होता ये है कि जिस तरह आपने कहा मशीन लर्निंग, तो एक्चुअली मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर से क्लोज्ड है। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को आप जो है ना एक मर्तबा अगर सपोज़ कीजिए कोई कैंडल जल रही है, उस कैंडल के सामने उसको ज़रा आप उसको हाथ लगा के देखो, उसको जैसे ही जो है ना हॉट फील होगा, तो उससे क्या होगा, दोबारा वो वहाँ पर जो है ना दोबारा उस कैंडल को नहीं टच करेगा, बिकॉज इट इज़ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी वो भी एक एग्जांपल है। तो अगर हम यानी जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, हम कैसे सब चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, यानी हम रिएक्ट करते हैं अननोन सिचुएशंस जो हैं जिससे हम पहले हमारा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास प्रीवियस जो मेमोरीज होती है, प्रीवियस जो हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, उसको देखते हुए हम उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट हम यही चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मशीन लर्निंग में, ताकि हम इफ एल्स की कंडीशन से बाहर आ जाएं। वरना आप किसी भी मशीन को अगर आप प्रोग्राम करते हैं, तो बेसिकली आप प्रोग्रामिंग में क्या काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको डिफरेंट कंडीशन दे रहे होते हैं। जिस तरह आपने लाइन फॉलोइंग रोबोट अगर आपने डिज़ाइन किया है, तो आपने क्या किया होगा, उसको आपने डिफरेंट कंडीशन दी होंगी। किया है डिज़ाइन आपने रोबोटिक कंपटीशन कोई किया है आपने? जी यस बिल्कुल सर। सर। तो उसमें उसमें भी हम यही काम कर रहे होते थे। जनरल प्रोग्रामिंग में यही काम हो रहा होता है ना, कि हम उसको डिफरेंट कंडीशंस के बारे में उसको पहले से फेमिलियर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मशीन लर्निंग में ये होता है कि हम सब चीज़ें जो है वो खुद ब खुद लर्न करें। ठीक है ना? तो दैट इज़ व्हाट मशीन लर्निंग। और इसी को ही अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए, इसी को ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो इसी को ही एआई कहा जाता है। ठीक है ना? अगर 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 इसको अगर इसका एज ए होल अगर हम लें, तो इट इज़ बेसिकली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। अब इसमें डीप लर्निंग क्या है? व्हाट इज़ डीप लर्निंग? सर हेलो जी जी। सर, ट्रम्बे 27 है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक इंसानी इंटेलिजेंस को एज अ प्रोग्रामिंग के तौर पे बता दिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग होती। यानी देखो ना, यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ ना, कि अगर मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में चला जाता हूँ जिससे मैंने लाइफ में कभी जिसको फेस नहीं किया है, तो मैं उसको बड़ा आसानी से किसी प्रीवियस जो मेरे पास मेमोरीज हैं उसको कंसीडर करते हुए मैं बड़ी आसानी से उसको रिएक्ट कर लूंगा, मैं उसको मतलब फेस कर लूंगा। लेकिन एक रोबोट नहीं कर सकता, अगर देखा जाए, अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। तो आपने जो बात की तो वो सही है, लेकिन यानी जो इंटेलिजेंस है उसको हम इस तरह यानी उस इस तरह इम्प्लीमेंट करें किसी व्हीकल में या किसी रोबोट में, ताकि वो जो अननोन सिचुएशंस है उसको अच्छी तरह रिएक्ट कर ले। अब कोई भी सिचुएशन आती है, जिस तरह आपने अगर एक रोबोट को प्रोग्राम किया है कि जब भी रेड लाइट आए तो उसको रुक जाना है, ठीक है, और जब भी सर ग्रीन लाइट आए तो उसको जो है
वो जो है ना चल यानी उसको रन करना है, ठीक है। अब अगर अननोन सिचुएशन आती है, अगर तीनों कंडीशंस अगर आपके पास अगर उस वक्त लाइट नहीं मौजूद है, तो अगर आपने उसमें प्रोग्राम नहीं किया हुआ तो वो उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आपको उसमें हर कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, यानी कन्वेंशन है। लेकिन इफ इट हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन इट कैन बी वेरी इजी, यानी आपने इस तरह प्रोग्राम डेवलप करते हैं आप, ताकि वो उसी सिनारियो से वो कंडीशन खुद ब खुद बनाता जाता है कि अच्छा ये नहीं है, तो जिस तरह हम खुद बना रहे होते हैं ना, जिस तरह आपको अगर पता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी अगर आप एक पर्टिकुलर रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो रास्ता ट्रैफिक जैम है तो आप कोई और रास्ता अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आप खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम यही यही चीज अगर किसी अनमैन्ड व्हीकल में अगर हम करते हैं, तो अगर उसमें एआई नहीं है तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, उससे आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे वहां पर कुछ भी पड़ा हुआ हो। सही। ठीक है, तो एज फार सर एज योर स्टेटमेंट इज कंसर्न यू आर राइट। हाँ जी जी बोलें। अपनी तरफ से कोई भी वेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी मशीन अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कर सकती। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट की जा रही है हमारी इंटेलिजेंस, वो अपनी तरफ से खुद नहीं करेगा, यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई तो मतलब एक सोर्स होती है ना, जैसे सोर्स इंसान है, वही इसको मतलब जी जी प्रोवाइड कर रहा है जितनी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है। जी 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 जो इंसान अननोन सोर्सेज हैं वो हमने बैकग्राउंड के अंदर वो सोर्सेज के लिए नॉन रखी हैं। जी, लेकिन आप कितनी सिचुएशन नॉन रखेंगे? जिस तरह अनमेन्ड व्हीकल है, आपके पास ऐसी कार्स अभी आ गई हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है, जी जी बिल्कुल। डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि आप उसमें डेस्टिनेशन प्लेस करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो उसको आप कितनी कंडीशंस देंगे ऐसी कि ये आ जाए तो ये करना, ये आ जाए तो ये करना, ये आ जाए तो ये करना। अब आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो को खुद से लर्न करना शुरू कर दे। डेफिनेटली हम ह्यूमन बीइंग को तो माइनस कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उसको इतना इंटेलिजेंट बना लें ताकि ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी उसको प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, उसमें वो किस एफिशिएंटली रिएक्ट कर ले। यानी सर उसको हम बेसिक उसको एक यानी कि क्या कह सकते हैं फॉर्मूला जिसे बोलते हैं वो दे दें उसे, जो हाँ ड्राइव वाला काम है वो खुद कर सकते हैं, यानी कि खुद उस चीज को वो वेरीफाई करे, यानी उसको बिल्कुल, खिलाता जाए। डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस डेटा। जो देखो ना, हम किसी चीज को रिएक्ट करते बेस हैं, होगी कोई ना कोई। जी हम किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो हमारी मेमोरी है उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं कि अच्छा सही यार सही। पहले भी मैं यहाँ गया था, यही मसला हुआ था, तो यार मुझे अभी ये चीज नहीं करनी है। बिल्कुल यस सर 43, बिल्कुल। यस 43। नाउ अंडरस्टैंड सर। ओके, यस थैंक यू। 43। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि मशीन लर्निंग में हमारे पास इतनी भी चीज़ें आती हैं, तो वो समझ लें कि एक कोई मशीन है, वो मशीन लर्निंग कर रही है, तो वो लाइफ टाइम के लिए लर्न कर रहा होता है। तो इतना सारा जो डेटा है, ये सारा स्टोर उनके अंदर जो डिवाइस होती है, स्टोरिंग डिवाइस, वो इतनी बड़ी होती है, या पुराना डेटा वाइप आउट हो जाता है और फिर दोबारा उसमें नहीं, स्टोर होता है ये? आपने नाम सुना होगा बिग डेटा का, बिग डेटा। जी जी। हाँ, तो ये इसीलिए यूज किया जाता है कि आपका जो डेटा है ना, क्योंकि अब डेफिनेटली देखो ना, अब डेफिनेटली जब आपके पास कंडीशंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डेटा बढ़ेगा ना, कि वो किस कंडीशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस कंडीशन के लिए जो डेटा है डेफिनेटली उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए। तो वो स्टोरेज आपको इसी वजह से बिग डेटा जो है या डेटा साइंसेस जो है वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डेफिनेटली स्टोरेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। जी अब वो बिल्कुल वो सही। स्टोरेज वो किसी क्लाउड के थ्रू ले रहा है। अब डेफिनेटली इतना स्टोरेज तो उसमें मतलब हम यानी उसके साथ तो होगा स्टोरेज अपना, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अगर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो फिर इन्वॉल्व हो जाती है। जी ठीक है सर। अब डीप लर्निंग के बारे में क्या आइडिया है? सर इसका इतना कुछ खास आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि ये डेटा से लर्न करता चाहता है। हाँ, डीप एक्चुअली एक्चुअली इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो काम किया जा रहा है ना,
वो डीप लर्निंग पे काम किया जा रहा है। अब डीप लर्निंग बेसिकली जिस तरह इस स्लाइड में भी देख रहे हो, तो डीप लर्निंग इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल एज ए होल। इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती जाएगी जितना मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को हम एफिशिएंट करते जाएंगे। अब डीप लर्निंग में बेसिकली होता क्या है, मैं उसकी अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अब ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक इमेज आपको दी गई है, इस इमेज को मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये एक इमेज आपको दी गई है। अब इस इमेज से इस इमेज को देखकर डिसाइड करना है कि ये इमेज क्या चीज़ है। जिस तरह अभी आपके सामने मैं आपसे कहूँ कि ये क्या चीज़ है, ये सारा अगर मैं छुपा देता हूँ, ये सारा अगर पोर्शन में छुपा देता हूँ और मैं आपसे कहूँ कि ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे सर ये तो कार है, इसमें क्या नई बात है, ये तो कार है। लेकिन अगर आप इसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड देखें, वो स्टेप देखें, तो आपने क्या चीज़ देखकर ये कहा कि ये कार है। आपने देखा कि यार इसका शेप जो है वो इस तरह है, इसके 4 व्हील्स हैं, बजाय तो सामने 2 नज़र आ रहे हैं लेकिन 4 व्हील्स हैं, इसकी विंडो है, तो ये जो है ना ये कार लग रही है। हम बचपन से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। अब देखो ना हम कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर मेमोरी। हमने वो चीज़ पहले से स्टोर की हुई है, सर ये तो कार है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को मशीन को कैसे लर्न करवाना है। अब मशीन लर्निंग में होता ये है कि यहाँ पर एक ह्यूमन, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है फीचर एक्सट्रैक्शन। सही। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि जिस तरह हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये कार है, तो हमने इसके फीचर्स देखे कि अच्छा यार इसमें 4 व्हील्स हैं, अच्छा इसका शेप जो इस तरह है, इसमें 4 विंडोज हैं, अच्छा तो इसका मतलब हाँ यार ये कार ही है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन। 27 आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर नो। तो माइक म्यूट कर लें अपना, थैंक यू। तो ये बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब डेफिनेटली आप मशीन को ये चीज़ कैसे बताओगे कि ये कार है ही, मतलब मशीन हैज़ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज कार और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन देयर फीचर्स। तो यहाँ पर फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत है, यानी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, जिससे उसने फीचर जो है वो क्लासीफाई किए। अब यहाँ पर उसको उसने इनपुट किया, अब इस बेसिस पे मशीन ने डिसाइड किया कि अच्छा ये कार है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक सिंपल सा इसका मशीन लर्निंग का बिहेवियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसके सामने ये शेप आएगा तो वो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा अच्छा हाँ ये कार है, डेफिनेटली ये कार, क्योंकि उसको आपने स्टोर करके बता दिया। इस तरह आप छोटे बच्चे को कैसे बता रहे होते हैं कि बेटा ये केट है, ये जो है ना डॉग है, इस तरह बता, एक मरतबा आपने बता दिया तो जब दूसरी मरतबा जब आप उसको पूछते हैं तो वो माशाल्लाह बता देता है। अब यहाँ पर जो डीप लर्निंग में बेसिकली क्या हो रहा है, डीप लर्निंग में ये सारा काम जो है, जो ह्यूमन बीइंग का जो सारा काम है, जो फीचर एक्सट्रैक्शन का जो काम है, वो भी यहाँ पर इस पोर्शन में हो रहा है, यानी ऑटोमेटेड हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है ये चीज़। आपको उसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली एक मरतबा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो खुद ही उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करे, खुद ही उन फीचर के बेसिस पे जो है ना कंपेयर करे और फिर बता दे कि ये जो है ये कार है या नहीं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग। द फीचर एक्सट्रैक्शन जो आपके पास जो स्टेप है, जो ब्लॉक है, दैट विल बी बाईपास्ड इन डीप लर्निंग। इसको मैं बाईपास तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये काम भी जो है वो खुद ब खुद हो रहा है इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? सर यानी कि बार बार इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ती डीप लर्निंग के अंदर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। एनी लेकिन सर क्वेश्चन? मशीन को पता कैसे चलेगा कि ये काम गलत है या सही? कि ह्यूमन हाँ तो फील करते हैं ना, जैसे बच्चे को हीट फील होती है, मशीन को तो नहीं होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तो हमें उसको बतानी पड़ेंगी। लेकिन देखो होता ये जिस तरह छोटा बच्चा है ना, अब जिस तरह एक छोटा बच्चा है उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, अब वो चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद लर्न कर रहा होता है। अब डेफिनेटली कहीं पर जाके तो वो
अब फॉर एग्जांपल अब उसको ये पता नहीं है कि यार आग में मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो वहां पर उसको जो है वो आप बचा लेते हो या उसको एक मर्तबा ट्रेन करते हो। तो इन पॉइंट्स पे तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, इसमें तो इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर ये चीजें भी खत्म हो जाए फिर तो ह्यूमन बीइंग का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो हमारा जो है ना टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि सब चीजें वो खुद ब खुद लर्न करे, लेकिन डेफिनेटली 100% पर तो नहीं पहुंचे ना। हम ये नहीं, कोशिश ये करते हैं कि हम इसको मैक्सिमम पे वो खुद ब खुद चीजों को अपने जो प्रीवियस जो आपके पास मेमोरीज हैं वो उससे लर्न करता जाए। अब डेफिनेटली प्रीवियस मेमोरी वो कैसे जनरेट करेगा, डेफिनेटली आप यानी ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो जाए उतना बेहतर है। सही है सर। सही है ना, आपका पॉइंट अपनी जगह पे सही है, क्योंकि अब ये 100% तो नहीं है ना, अगर 100% हो फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन हमारा जो सर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा सर, मशीन जी जी, लर्निंग और डीप लर्निंग में। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मसला क्या आ रहा है इसमें? सर दोनों एक ही चीज लग रहा है सर, कि आप कह रहे हैं कि वो अपनी मेमोरी पे काम करते हैं मशीन लर्निंग, और डीप लर्निंग को भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तो जी, फिर एक नहीं, चीज डीप हुई ना डीप सर। डीप लर्निंग को हमको इंस्ट्रक्शन देनी तो पड़ेगी, लेकिन उसको देखो यहाँ पर, देखो फीचर एक्सट्रैक्शन तो हमें उसमें भी चाहिए, लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना हमने उतनी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ह्यूमन बीइंग की जितनी के हमारे पास मशीन लर्निंग में होती है। अब मैं कहूँ कि इसमें बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी डीप लर्निंग में, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करेंगे इसको। इस वजह से हमने दोनों इसको चीज़ों को, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया है यहाँ पर, ताकि वो खुद ब खुद उसको क्लासीफाई कर सके, उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन भी खुद करे और क्लासीफाई भी खुद करे। लेकिन दोनों चीज़ों को करने के लिए तो हमें ह्यूमन बीइंग चाहिए ना, ताकि उसको प्रोग्राम करे, वन टाइम तो प्रोग्राम करेगा ना उसको, ताकि वो खुद लर्न करे। क्लियर? सर फिर हमारे ठीक है पास जो सर। सर ये क्लाउड पे थोड़ा इतना सा सारा, समझ में नहीं आ रहा सर। जी जी, हाँ जी, बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं बोल रहा हूँ हम मशीन लर्निंग में से जो हमारे पास सारा का सारा डेटा आता है जो क्लाउड के अंदर स्टोर्ड होता है, तो वही डेटा भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना डीप लर्निंग में, नए मॉडल्स जो बनते हैं उनको डेफिनेटली डेफिनेटली। आपने अगर न्यूरल नेटवर्क का थोड़ा आपने नाम सुना हो या कहीं थोड़ा पढ़ा हो, तो बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क ही यहाँ पर यूज होता है डीप लर्निंग में, जो है ना मोस्टली न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं, जिसे हम एनएन भी कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं इसमें। सर एक मिसाल देना चाहूंगा। जी जी, बोलें। सर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे मशीन लर्निंग में मिसाल के तौर पे मैंने मशीन को ये दिखाया कि ये एक मेहरान गाड़ी है, ठीक है, हम्म, शेप, और मैंने क्लासिफिकेशन से मुराद ये होगी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा ही है सर? बिल्कुल, हेलो यानी हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। मैं ये कह सर, रहा हूँ अभी उसको मैंने बता दिया ये गाड़ी है, ये मतलब इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, इतनी स्पीड है इसकी, यहाँ तक इसकी टॉप स्पीड है। अब क्या हुआ है कि जब मैंने उसको शेप दूसरी दिखाई, अब डीप लर्निंग में इसको सर देखते जी हैं, जी 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 तो जी। हमने कोई और दिखाई, मिसाल के तौर पे मैंने उसको दिखाया सिविक दिखाई, तो हम्म, वो क्या करेगी मशीन के, वो पहले सबसे पहले उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी ना, जो हमने मशीन लर्निंग में हम उसको दी थी, मिसाल के जी, तौर पे कि भाई इतने टायर होंगे, अगर 5 होंगे तो जाहिर सी बात है ये कार ही नहीं होगी, ठीक है। तो हम्म, वो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और वो आपने जो बात की थी क्लाउड सिस्टम को यूज करते हुए, अपनी मतलब क्लाउड डेटा को यूज करते हुए, पुराने डेटा को वो मशीन उसको रन करेगी, और उस चीज को सर्च करते करते वो बता देगी हाँ ये कार है, हत्ता कि उसमें शेप में काफी फर्क आ गया था। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, यू आर राइट, यू आर राइट। यही ये देखें ना, यही काम मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी मैंने क्लास में, कि अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, तो गूगल पे अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने सर्च करना शुरू की तो उससे रेलेवेंट चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। या यूट्यूब पे जब आप सर्च करते हैं तो वो आपकी कैटेगरी को देख रहा होता है कि अच्छा यार इसको लेक्चर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डीप लर्निंग के या डीएसपी के लेक्चर्स चाहिए, तो जैसे आपने लेक्चर ऑफ डीएसपी लिखा तो उससे रेलेवेंट चीज़ें आ जाएंगी। अब फर्दर वो आपको उसी बेसिस पे सारी चीज़ें दे रहा होगा। या अगर आप क्रिकेट के कोई क्लिप्स देखना चाह रहे हैं तो उस फर्दर वो उसी चीज को, डिपेंडिंग अपॉन द योर सर्च टॉपिक, जो आपका सर्च है उसके बेसिस पे वो खुद ब खुद लर्न करके खुद ब खुद आपको वो चीजें दे रहा होगा। ये चीज आपने ऑब्जर्व की है?
यस सर, बिल्कुल। गूगल पे अगर आप देखते हैं या अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं, ये 04 आ रही है बात समझ में? यस सर। एक्सक्यूज मी जी जी बोले सर, बोले। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, बात तो एक ही हो रही है ना सर? नहीं, असल में मशीन लर्निंग में ये होता है कि हमें जो है ना ईच एंड एवरी कंडीशन जो है ना उसको एक ईच एंड एवरी कंडीशन यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना फीचर एक्सट्रैक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है। यानी आप इसको सिंपली इस तरह समझ लो कि मशीन लर्निंग में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है फीचर एक्सट्रैक्शन में, डीप लर्निंग में वो इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती गई। हम उसको बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कम से कम होती जाएगी। देखें ना, ये जो स्टेप है ना हमारे पास, ये जो स्टेप है, ये स्टेप बेसिकली क्या कर रहा है? ये स्टेप बेसिकली ये बता रहा है कि इसके ये फीचर्स हैं, वो फीचर यहाँ पर इनपुट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाले फीचर इनपुट नहीं हो रहे, यहाँ पर ये वाले फीचर जो है वो जो है खुद ब खुद सर्च हो रहे हैं। अब ये पहले एक मरतबा तो आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब जिस तरह एक एग्जांपल दी कि आपने एक उसको गाड़ी दिखाई कि मेहरान गाड़ी है, आपने उसको एक मरतबा बता दिया। अब अगर गाड़ी का कोई भी शेप आ रहा होता है तो अब प्रोग्रामर को दोबारा उस पर नहीं जाना पड़ेगा कि अच्छा यार अगर ये शेप हो ना तो ये शेप करोला का है, अगर ये शेप हो ना तो ये शेप अगर होंडा का है, तो ये नहीं बताना पड़ेगा। अब डीप लर्निंग में ये होगा कि वो प्रीवियस जो आपके पास गाड़ी का जो शेप है उसको देखते वो खुद ही लर्न करके बताएगा कि अच्छा ये कार है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। डेफिनेटली डेटा के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। वो कहाँ से चेक करेगा चीजों को? उसको वहीं से चेक करेगा। क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है आवाज। सर अच्छा, अब इसको जो है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? अब हम जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर डीएसपी में जो है मशीन लर्निंग कैसे, बेसिकली मशीन लर्निंग ही है। डीप लर्निंग हमारे पास जो है उसकी एक और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पर एक बीसीआई सिस्टम है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है? इस डायग्राम को देख के आपको क्या चीज समझ में आ रही है? क्या चीज है ये? एनीवन? सर वही जो आपने पिछली बात की कि पहले वो कार को देखेगा, फिर उसको एक फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा, फिर एल्गोरिथम में मैच करेगा ये क्या है, फिर आउटपुट देगा। अच्छा, एनीवन एल्स? सर आई थिंक जो ह्यूमन ब्रेन जिस तरह चीजों को एनालाइज करता है और कंप्यूटर जिस तरह एनालाइज करते हैं, इन दोनों को आपस में अगर हम स्टडी करें तो ये होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। जैसे कि ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर का जो भी नॉलेज है, इन दोनों को आपस में मर्ज करके जो एनालाइज करते हैं। आप जो चीज सोच रहे हैं, अगर वो चीज जो है वो कंप्यूटर एनालाइज कर ले और उसके हिसाब से वो काम करे, जिस तरह आप सोच रहे हैं कि यार एसी ऑन हो जाए और एसी ऑन हो जाए, तो क्या इसे मैं ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नहीं कहूँगा? आप मतलब जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ जो है, वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाए, यानी आपके जो ह्यूमन सिग्नल्स हैं उसको वो जो क्या करे, वो डिकोड कर ले। यस सर, कह सकते हैं। सॉरी सर, दोबारा रिपीट करेगा, आपकी आवाज थोड़ा डिस्ट्रक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो है वो पैरालाइज्ड है, वो बात नहीं कर पाता, वो मतलब आप ये समझ लें कि वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है। अब वो कुछ सोच रहा है, अब वो सिग्नल्स अगर मैं लेके उसको जिस तरह सिग्नल एक्विजिशन जिसे कहा जाता है, उन सिग्नल्स को अगर मैं लेके उसको जो है मैं इस तरह प्रोसेस करूँ ताकि मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। सर ये सर रियल लाइफ में होता है? सर ये ऐसा हो रहा है सर, मतलब एडवांस उसमें हो रहा है।
जी 43 क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा रियल लाइफ में होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूँ अभी आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे एलोन मस्क ने एक चिप बनाई है जिससे कोई भी मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग से। अच्छा, इसकी मैंने 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 किसकी जो है ना एक क्लिप देखी थी, आई थिंक कौन से चैनल पे देखी थी मैंने, तो उसमें ये दिखाया गया था कि जो है ना एक चिंपैंजी है, उस वो अब देख जिस तरह एक एनिमल है, अगर वो जिस तरह बात कर रहा होता है तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। अब वो बेसिकली उसके जो है ना उसको उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको जो वो सेंस करके वो उसके जो एक्शंस हैं उसको किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी आई एम नॉट एग्जैक्टली रिलेटिंग दैट एग्जांपल टू दैट एग्जांपल, लेकिन मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यानी अब एक एनिमल है, उसकी लैंग्वेज है, आपको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, किस तरह कर रहा है, या बार्किंग कर रहा है, अगर कोई चैंपेंजी है तो इस तरह आवाज़ कर रहा है, शाउट कर रहा है, तो वो बेसिकली उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, वो यानी उसकी उसको एक लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली सर क्या जो है? जी जी सर जो आपने अभी बताया सर, इसका डेली लाइफ में एक सर एग्जांपल है। जी जी बोले। सर ये जो सर स्टीफन हॉकिंग था सर, उनकी जो चेयर थी उसमें जो आप सिस्टम बता रहे हैं ना सर, वही सिस्टम उसकी चेयर में बिल्कुल फिट था बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो उनकी डेथ हो गई है, मेरे ख्याल में कुछ अर्सा हुआ है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब भी हम उनको देखते थे तो वो इसी तरह ही जो है ना वो कुछ भी बोल नहीं पाते थे, और वो सब ये चीज़ें जो बिजनेस कि को लेकर जैसे वो काफी सोच रहे अच्छा होते राइट थे। देता है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। गुड, क्लियर। यस सर। यस सर। अब हम अपने जो है अब एप्लीकेशंस यानी हमें जो है ना बेसिकली मशीन लर्निंग का, अच्छा इस ब्लॉक को थोड़ा सा देख लेते हैं, मेरे ख्याल में सब चीज़ें वही हैं। अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं जिसमें मैं कह रहा था कि सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग में कहाँ जो हो रही है। जी जी बोलें सर ये बोलें। बीसीआई सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। बीसीआई सिस्टम को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप कोई फिजिकल एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज़ सोच रहे हैं। अब उसको जो है ना उस उन सिग्नल्स को जो आपके ब्रेन, अच्छा ईईजी का नाम आपने सुना है? ईईजी जिस तरह ईसीजी होता है, एक ईईजी होता है। जी जी नो सर। सर। सर वो ब्रेन की टेस्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जी सर। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बेसिकली क्या करता है, आपके जो ब्रेन की जो सिग्नल्स हैं ना उसको डिटेक्ट करता है, और अगर कोई कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट कर रहा हो। जिस तरह ईसीजी आपके पास हार्ट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करके बता रहा होता है कि अच्छा हार्ट में ये प्रॉब्लम है या ये नहीं है, इस तरह ईईजी जो है ना ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं तो उसको जो है ना उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह मूव कर रहे हैं उसको दिखा रहा होता है कि आपका ब्रेन जो है वो सही काम कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह एक चीज़ आती है ईएमजी, इलेक्ट्रोमियोग्राम, तो वो फिर मसल्स की एक्टिविटी को देख रहा होता है। बहरहाल हम ईईजी की अगर बात करें तो ईईजी में बेसिकली यही काम हो रहा है कि जो ब्रेन के जो सिग्नल्स हो रहे होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। अब डेफिनेटली उसकी पूरी स्टडी है कि सिग्नल्स बेसिक, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि ईसीजी के सिग्नल्स हैं हम नहीं पढ़ पाते, हमें लगेगा कि अच्छा ये कोई वेव्स बन रही हैं, लेकिन डेफिनेटली बीइंग अ डॉक्टर उसको पता होता है कि कहाँ पर पीक आनी चाहिए, कहाँ पर नैरो होना चाहिए या वाइड होना चाहिए। बहरहाल तो इसी तरह जो ईईजी है वो बेसिकली जो सिग्नल निकल रहे होते हैं, जो सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं, तो उसको प्रोसेस जो किया जाता है उसको भी हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ये 79 बात आ रही है समझ में? जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि मशीन लर्निंग पे बेस कर रहा है, जिसमें आपको कोई चीज़ अगर आप फिजिकली बिल्कुल मूवमेंट ना करें और आपने सिर्फ उसको इमेजिन किया, उसको सोचा, वो जो सिग्नल है उसको वो डिकोड करके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो एक्शन परफॉर्म कर ले। दैट इज बीसीआई सिस्टम। और इसकी अगर बेसिक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, बेसिक एग्जांपल मैंने अभी ईईजी की बात कही कि ईईजी में भी यही काम हो रहा है
कि आपको एक इक्विपमेंट होता है, उससे आपके ब्रेन को कनेक्ट किया जाता है, और जो भी आप कोई भी चीज़ आपको सोचने के लिए कही जाती है तो उससे जो सिग्नल जनरेट होते हैं उसको फिर एनालाइज किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ कि कंप्यूटर आपको आपकी जो है ना जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को डिकोड कर पाए और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हम दोबारा अपने जो है उस कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। ये भी हमने डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अब क्योंकि मैं इस डायग्राम पे मैं इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि मैं इसी को ही फिर आगे लेके चलता हूँ कि हमारे पास ये एक डायग्राम थी जिसमें हमारे पास अलाइजिंग था, एडीसी सिग्नल प्रोसेसिंग, डेक। एडीसी और डेक आपको पता है कि अगर डिजिटल में काम करना है, डिजिटल सिग्नल्स पे काम करना है, तो आपको सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू द डिजिटल सिग्नल। So definitely you require these components. अब डीएसपी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, डिजिटल सिग्नल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगर हम किसी भी सिस्टम को, अब ज़रा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसको जनरली बात कर रहा हूँ कि डीएसपी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो डेफिनेटली हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली कोई अगर आपके पास स्पेशल पर्पस हार्डवेयर होगा जिसके थ्रू हम उसको प्रोग्राम करेंगे, या इसको जो है थ्रू कंप्यूटर काम करेंगे। डीएसपी चिप्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। डेफिनेटली आपके पास डीएसपी प्रोसेसर्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अगर हम उनकी बात करते हैं जहाँ पर अगर यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये एक एग्जांपल दी गई है डीएसपी चिप की, विच इज़ अ प्रोग्रामेबल चिप, और ये कहाँ यूज़ हो रही है, ब्लूटूथ हैंडसेट है, आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं। और अगर स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग के लिए अगर कोई चिप चाहिए डीएसपी की, तो वो जो है एक मैंने सर्च की थी, तो ये एक चिप है क्वालकॉम तो आप सबको पता होगा, क्वालकॉम का जो है ना प्रोसेसर सारे होते हैं, स्नैपड्रैगन वगैरह। तो यस सर। उसकी एक चिप है हेक्सागॉन 685। तो ये मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी इट इज़ द डीएसपी चिप यूज स्पेसिफिकली फॉर मशीन लर्निंग। ये इसको मैं चिप तो नहीं कहूँगा, ये खुद ही एक प्रोसेसर है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये एक प्रोसेसर ही है, जिसे हम आपने को प्रोसेसर का नाम सुना होगा। को प्रोसेसर, व्हाट इज को प्रोसेसर? यस, व्हाट इज को प्रोसेसर? यस 43। सर नाम से तो यही लग रहा है कि मेन प्रोसेसर के साथ जो सप्लीमेंट्री आता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। को असिस्ट करता प्रोसेसर, होगा। जी, को प्रोसेसर बेसिकली हम ऐसा प्रोसेसर होता है जो कि हम मेन प्रोसेसर के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, ताकि मेन प्रोसेसर जो है ना ओवरलोड ना हो जाए। और ये जो है ना स्पेसिफिकली जो मैथमेटिक्स के जो आपके पास फंक्शंस होते हैं उनको इसको मैथ प्रोसेसर भी, इनिशियली जब वो यूज़ हो रहा होता था तो उसको मैथ प्रोसेसर भी कहा जाता था। तो ये बेसिकली जो है असिस्ट कर रहा होता था मेन प्रोसेसर को। इस तरह आप देखते हैं कि आपके पास ग्राफिक्स के लिए भी अलग एक प्रोसेस, जिस तरह ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास डेडिकेटेड है या शेयर्ड है, तो उसमें भी अगर आप डेडिकेटेड ले रहे होते तो उसका अलग से अपना एक प्रोसेसर होता है। तो डेफिनेटली ये जो है डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर। लेकिन ये हम डीएसपी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डीएसपी अगर मशीन लर्निंग के लिए अगर हम देखते हैं तो ये भी एक बड़ी फेमस चिप है, हेक्सागॉन 685 डीएसपी जो है ये मशीन लर्निंग के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, अब इतनी तारीफ़ हो गई डीएसपी की, थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं डीएसपी की।
जी, क्या लिमिटेशंस हैं डीएसपी की? इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब भी आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। सर एक्चुअल डेटा हम रिसीव नहीं कर पाते, थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता। जी जी, उसमें जो है ना सिग्नल को जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें मसला ये आता है कि जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को बचा रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, वही बेसिक जो आपके पास बैकग्राउंड है। अगर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को बचाना है तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ सैम्पल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके पास उतना आपको जो है ना डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जितना डेटा ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा डेफिनेटली फिर उतनी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ट्रेड ऑफ है। तो वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएसपी, यानी लिमिटेशन आई शुड से, लिमिटेशन जो है वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि आप उसको जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। अच्छा, अलाइसिंग वर्ड मैं यूज़ करूँगा, ये तो एंटी अलाइसिंग है, लेकिन अलाइसिंग क्या होती है? व्हाट इज अलाइसिंग? अलाइसिंग सिमिलैरिटीज को रिप्रेजेंट करता है यूजुअली। तो किसी एक चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल चीज़ें अगर हैं तो उनको हम अलाइज कहते हैं। यस 70, अलाइसिंग क्या होती है? सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। 04 आइडिया नहीं। डिस्टॉर्शन आ जाती है सिग्नल। अलाइसिंग G28 क्या कहना चाह रहे हैं? सर मिस आइडेंटिफिकेशन, मिस आइडेंटिफिकेशन, जब डिस्टॉर्शन आ जाती है सिग्नल्स में या एरर। असल में बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में होता ये है कि जब आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं और सिग्नल आपस में ओवरलैप हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं सिग्नल्स के दरमियान अलाइसिंग हो गई है। ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल इज बेसिकली नोन एज अलाइसिंग। अब डेफिनेटली जब आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जब आप इंक्रीज करेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सैम्पल्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम से कम होता जाएगा। तो उसमें फिर चांस होता है कि आपके पास अलाइसिंग क्रिएट हो। अलाइसिंग बेसिकली अनवांटेड कंडीशन, तो उसमें सिग्नल बेसिकली एक दूसरे के सैम्पल्स जो है ओवरलैप हो जाते हैं। जब हम उसका जो है आउटपुट चेक कर रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ ओवरलैपिंग कहलाती है। तो इस ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी अलाइस फिल्टर यूज़ करते हैं, जो कि इस अलाइसिंग को क्या कर रहा होता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। सर ये दोबारा बताइए ये चीज। अलाइसिंग बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल होती है, यानी अगर एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मिक्सअप हो जाए उसे अलाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, वैसे जितना सर अलायंस का मतलब पता है कि मतलब किसी चीज की एडिशन हो जाना। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं या सिग्नल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, अलाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास सिग्नल जो है ना ओवरलैप होके आ रहे हैं। जिस तरह अगर आप देखते हैं कि एफएम जब आप सुन रहे होते हैं तो आपके पास कभी कभी ये होता है कि एक ही स्टेशन, एक ही फ्रीक्वेंसी पे दो स्टेशन या इस तरह कुछ मिक्सिंग आ रही होती है। यस सर, तो कॉल के दौरान भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहीं भी क्रिएट हो सकता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी अलाइसिंग फिल्टर यूज़ करते हैं। आप देखें कि मैंने इस डायग्राम में भी एक एंटी अलाइसिंग फिल्टर यहाँ पर देखें, ये एंटी अलाइसिंग फिल्टर यूज़ किया गया है सही। ताकि ओवरलैपिंग में हो जाए। तो उस फिल्टर को यूज़ सर करते हैं। जी ये जी बोलें। फिल्टर कौन से होते हैं सर? एंटी अलाइसिंग फिल्टर कौन से, बैंड पास होते हैं, बैंड एंटी स्टॉप या? नहीं, एंटी अलाइसिंग फिल्टर बेसिकली होगा ये कि आपके पास, अब देखो ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब यहीं से पता चल रहा है, टू फिल्टर आउट ऑल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा फिल्टर होगा? सर लो पास होगा। लो पास फिल्टर होगा, यू आर राइट। तो यानी अगर आप गौर करेंगे तो इसी में आपका आंसर है, यानी जो फिल्टर आउट ऑल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बिफोर सैम्पलिंग।
तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फिल्टर आउट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी अ लो पास फिल्टर। क्लियर? यस सर, क्लियर। ये वही चीज़ है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। जब सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वांटाइजेशन एरर का मैंने बताया था। व्हाट इज क्वांटाइजेशन एरर? लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्वांटाइजेशन एरर भी कहा जाता है। जब हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको सैंपल करेंगे और सैंपल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, ये जो डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, ये इस तरह कब हो के आ रहा है। तो ये जो आपके पास जो स्टेप्स बन रहे हैं ना, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं एरर को। अब ये जितना ज़्यादा होगा उतना लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। एडीसी मैंने करवाया था सिग्नल सिस्टम में आप लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का आइडिया नहीं होगा ना। मैंने आपको वैसे मतलब अगर पढ़ा होगा आपने किसी सब्जेक्ट में, लेकिन मैंने शायद नहीं पढ़ा है क्वांटाइजेशन ना। डिस्कशन तो मुझे याद आ रहा है हुआ था एक दो मरतबा। नाम सुना सुना लग रहा। चलें इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, मसला नहीं है। अच्छा, अब वो जो मैंने लास्ट वाले जो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने डिसएडवांटेजेस लिखे थे उसके एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के, अब उसको मैंने उसके साथ ही लिखे यहाँ पर मैंने वही चीज़ मेंशन कर दी। जैसे यहाँ पर ये है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये सिंपली एक डिफरेंस है। आप चाहें तो इसको सिंपली इसको यानी बीच में से लाइन खींच के एक तरफ डीएसपी लिख दें, एक तरफ एएसपी लिख दें, तो फिर भी सही है, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं। सर आपकी लेक्चर्स वाली स्लाइड कहाँ मिलेंगी? यहाँ पे आपने अपलोड की है? नहीं, एंड जैसे ही ये वीक एंड होगा ना, एंड ऑफ वीक, जिस तरह कल आपकी क्लास है, इस वीक की आखिरी क्लास है, तो उसी वीक में आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये स्लाइड समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के जो है एडवांटेजेस हैं अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, फिर इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो नो सर। मैं अभी अटेंडेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यस सर, ठीक है सर। वो आप अटेंडेंस ले सकते हैं हमारी पहले? बस टाइम नहीं लगेगा, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। लाइट का कभी ना इशू हो जाता है इसलिए। कोई बात नहीं है, आप किसी